ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में किस तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। एक लंबे टाइम तक यहाँ पर मोनार्की रही। 1951 में त्रिभुवन यहाँ पर जो है एक राजा बने। उससे पहले यहाँ पर मोनार्की ही था। एक हिंदू किंगडम के रूप में माना जाता है देश को। हिंदू किंगडम हुआ करता था ये। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कुछ टाइम के लिए रही। तो इस सब के बारे में हम देखते हैं इसमें। तो त्रिभुवन यहाँ पर जो है राजा बने 1951 में। स्वभाव से काफ़ी अच्छे थे वो, और नेपाल में डेमोक्रेसी भी चाहते थे। लेकिन वो सब नहीं हो पाया, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। इसके बाद उनके बाद में इनका बेटा राजा बनता है। इनका बेटा था महेंद्र, जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया और एंटी डेमोक्रेटिक था। भारत के भी खिलाफ था और डेमोक्रेसी के भी खिलाफ था महेंद्र। और उसका रूल जो है काफ़ी ऑटोक्रेटिक था, और उसने पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था डेमोक्रेसी पर, पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। इसकी डेथ जो है वो 1972 में हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर राजा बनते हैं नेपाल में वीरेंद्र। ठीक है, वीरेंद्र यहाँ पर राजा बनते हैं इनके बाद। तो इनके पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा। माओइस्ट के बारे में जो है काफ़ी क्राइसिस हुए यहाँ पर। माओइस्ट ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इनके राजा बनने के बाद लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो यहाँ के जो लोग थे। और यहाँ पर मेजरली दो पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पर, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एक पार्टी थी नेपाली कांग्रेस, और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इसको यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी भी बोला जाता था, यूएमएल। ठीक है, तो ये पार्टियां भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी। और ये सभी पार्टियां और लोग जो है मोनार्की एबोलिश करके डेमोक्रेसी चाहते थे। तो इसके बाद काफ़ी निगोशिएशंस के बाद राजा वीरेंद्र जो थे ये मान जाते हैं, और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है इनके टाइम में। और फाइनली 91 में नेपाल में जो है फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, और इसमें नेपाली कांग्रेस जो पार्टी थी वो जीत जाती है, और जीपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन ये काफ़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। ठीक है, बहुत थोड़े से टाइम ही रही। और वीरेंद्र के ही शासनकाल में, इनके ही पीरियड में 1996 में जो है माओइस्ट जो थे, माओवादी, वो मूवमेंट शुरू करते हैं। देखिए, माओइस्ट जो है वो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी उससे अपने आप को मानते हैं। उस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। और जो नक्सलवाद जो हम भारत में देखने को मिल रहा है वो सब उन्हीं का ही लिंक है। ठीक है, वो सेम ही आइडियोलॉजी है, वो सेम ही लोग हैं, उनको सपोर्ट एक दूसरे का रहा है। ठीक है, तो ये गुरिल्ला वार करना, और जो मिलिट्री है उस पर अटैक करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना, इस तरीके की इनकी एक्टिविटियाँ रही हैं। तो माओइस्ट जो थे वो डेमोक्रेसी पर बिलीव नहीं करते थे, और आर्म्स स्ट्रगल के द्वारा अपनी सरकार ये लाना चाहते थे। सेकुलर रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना चाहते थे ये, और मोनार्की को पूरी तरीके से एबोलिश करना चाहते थे। और जो माओइस्ट जो थे ये, इनको जो विलेजेस थे, जो गांव के लोग, जो लोग थे, उनमें इनको काफ़ी सपोर्ट था इनको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ काफ़ी क्राइसिस रहता है। माओइस्ट जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बड़ा एक टेंशन भरी वाली स्थिति यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद प्लेस शूट आउट होता है। आ, होता ये है कि जो वीरेंद्र जो थे, राजा वीरेंद्र, वो ड्रिंक किए हुए थे, और ऐसा माना जाता है, ये कहा जाता है ऐसा। और उन्होंने AK-47 से पूरी फैमिली को जो है मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, और ख़ुद को भी गोली मार लेते हैं। स्टोरी ये सामने आती है कि वीरेंद्र, एक राणा फैमिली थी, उसकी लड़की से शादी करना चाहते थे।
लेकिन फैमिली रेडी नहीं थी, जिससे उन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया। इसके बाद ज्ञानेंद्र जो थे वो पूरी पावर जो थी उसको कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरी स्टोरी ये भी सामने आती है कि जो राजा ज्ञानेंद्र जो थे, ये शूट आउट इन्होंने ही करवाया था। क्योंकि शक इस बात से को लेकर होता है क्योंकि राजा ज्ञान पूरी फैमिली में राजा ज्ञानेंद्र और इनकी फैमिली और इनके बच्चे ही बचे थे। बाकी पूरी फैमिली की हत्या हो गई थी। और जिस तरीके से राजा वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र ने ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो शुरू किया, उससे भी इनके ऊपर शक जाता है। तो इस तरीके से फिर राजा ज्ञानेंद्र जो है वो जो है पावर में आ जाते हैं और पूरे तरीके से ऑटोक्रेटिक रूल इन्होंने किया। तो इनके टाइम में 3 ग्रुप जो है बनते हैं नेपाल में। तो जो राजा जो थे इनको 20% लोगों की सपोर्ट होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी उनको 40% लोगों की उनको सपोर्ट होती है, और जो माओइस्ट जो थे उनको भी 40% लोगों का सपोर्ट होता है। तो इनके बीच में एक ट्रेंगुलर ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को में मिलता है। ठीक है, इनके बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये सभी जो पार्टियां जो थी ये भी मिलकर जो है एक अलायंस बना लेती हैं, जिसको SPA कहा जाता है, 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, 7 पार्टियां इसमें शामिल थी। और 2002 में जो पार्लियामेंट जो पहले बनी थी, जो थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेसी थी, वो भी ये इनके टाइम में ज्ञानेंद्र के टाइम में जो है ये भी ख़त्म कर दी जाती है। मतलब इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है पूरी तरीके से। और तो इस तरीके से जो पूरा नेपाल में जो थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेसी थी वो भी एबोलिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद 2005 में सीज़ फायर होता है माओइस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, इसके बाद माओइस्ट जो है ये एग्री करते हैं कि वो हथियार डाल देंगे, इनको एग्री कराया जाता है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ज्वाइन करेंगे। इसके लिए इनको रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके बाद 2006 में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, किंग हाउ फेल्ड टू कंट्रोल द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राजा के खिलाफ जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और राजा उनको दबाने में जो है असमर्थ होते हैं, नहीं दबा पाते। जो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं तो उनको मजबूरी में आकर डेमोक्रेसी की बात करनी पड़ती है। एक इंटरनिम कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है 2006 में। और जो पहले जो 2002 में जो डेमोक्रेसी एबोलिश कर दी गई थी उसको रिस्टोर किया जाता है। और इस तरीके से 2006 में जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसको सेकुलर राष्ट्र के रूप में सामने लाया जाता है। देखिए 2007 में ये क्लियर हो जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की जाएगी और नेपाल के लिए एक संविधान लिखा जाएगा। और फाइनली मई 2008 में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। तो अब ये डिसाइड हो गया कि नेपाल जो कि 239 साल पुराना एक जो है मोनार्की था, अब वो रिपब्लिक में बदल जाएगा। ठीक है, तथा उसके अलावा 2008 में असेंबली जो थी, असेंबली बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके द्वारा रामवरण यादव इलेक्ट किए जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट, उनको बनाया जाता है नेपाल का। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जो है पुष्पा कमल हसन कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से जाना जाता है, इनको जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ये माओइस्ट लीडर थे और इस तरीके से नेपाल में मोनार्की एबोलिश होकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रचंड है, ये जो
सिविल वॉर जो चल रही थी माओइस्ट के द्वारा, ये उनको लीड उनके लीडर थे ये माओइस्ट। जो सिविल वॉर हो रही थी उनको लीड कर रहे थे, उसको लीड करने वाले थे ये। इसके बाद 4 मई 2009 को जो है प्रचंड भी रिजाइन कर देते हैं। प्रचंड ये भी रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनकी आर्मी चीफ से नहीं बन पा रही थी। क्यों नहीं बन पा रही थी? देखिए, क्योंकि 2005 में जब ये माओइस्ट थे, उनको लीड कर रहे थे, तो उस टाइम पर माओइस्ट और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि माओइस्ट जो है हथियार छोड़ देंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे। और ये भी तय हुआ था कि माओइस्ट के जो 18,000 जो सोल्जर्स जो थे उनको नेपाल की आर्मी में ज्वाइन जो कराया जाएगा। अब जबकि प्रचंड जो माओइस्ट के लीडर थे खुद पीएम बने, तो उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि अब जो ये 18,000 जो सोल्जर हैं इनको आर्मी में ज्वाइन कराओ। तो नेपाल की जो आर्मी है काफ़ी प्रोफेशनल है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो माओइस्ट हैं जो हैं 18,000, ये ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो हम इनको आर्मी में नहीं ले सकते। और इसी बात पर जो है आर्मी चीफ से इनकी बहस हो गई। और आर्मी चीफ को जो है इंडिया का बैक था, इंडिया उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है आर्मी चीफ को सपोर्ट करता था। तो इसी वजह से प्रचंड ने जो है रिज़ाइन कर दिया। इनके रिज़ाइन करने के बाद माधव को नेपाल का पीएम बनाया गया, लेकिन किसी वजह से उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरीके से नेपाल में की जो गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। इसके बाद एक और माओइस्ट लीडर हैं बाबूराम भद्दाराय, ये प्रो इंडियन रहे हैं। इनकी एजुकेशन भी भारत के जेएनयू से रही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो इनकी फैमिली इन्होंने जो फाइनली इन्होंने माओइस्ट और इनके जो कैडर थे, जो 18,000 जो माओइस्ट थे, जो इनका इश्यू था उसको जो है उन्होंने सॉल्व करवाया। ये सॉल्यूशन दिया कि एक अलग से पैरामिलिट्री फोर्स बनेगी, उसको क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 18,000 में से 3,000 तो जो है आर्मी में ज्वाइन कराया जाएगा, 3,000 को, और बाकी की जो है पैरामिलिट्री में ज्वाइन कराया जाएगा। पैरामिलिट्री में इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी, जैसे प्लांटेशन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, इस तरीके के काम उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी वो टाइम पर अपना जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो टाइम उसको दिया गया था 2 साल का, वो पूरा नहीं कर पाई, कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर नहीं कर पाई। उसने 2 साल का टाइम और मांगा, लेकिन इस पीरियड में भी वो अपना 2012 तक भी संविधान जो है वो पूरा नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली 2012 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती है। 2 साल का एक्सटेंशन मांगा जाता है, 2010 में वो दे दिया जाता है, फिर से 2012 तक भी पूरा काम नहीं कर पाई थी वो, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद नवंबर 2013 को फिर से एक नई संविधान सभा गठित की जाती है कि जो ये संविधान बनाने का जो अधूरा कार्य है इसको पूरा करेगी। लेकिन इसी बीच 2015 में हम सभी ने देखा है बहुत ज़बरदस्त भूकंप आता है नेपाल में, और करीब 9,000 लोग इसमें मारे जाते हैं। भारी तबाही वहाँ पर जो है देखने को मिलती है नेपाल में, उसका सामना इसको करना पड़ा। तो इससे अब सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक साथ मिल कर सामने आती हैं, एकजुट हो जाती हैं कि अब बहुत हो गया है। अब फाइनली हम अपना जो पहले उनके बीच में जो क्राइसिस था, जिस वजह से संविधान नहीं बना पा रहा है, उस सब क्राइसिस को छोड़ते हुए अब फाइनली एक डिसीजन लेती हैं कि अब हम संविधान जो है फाइनली बना कर रहेंगे, क्योंकि संविधान जब तक नहीं बनेगा तब तक हमें नेपाल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से 2015 में
एक नया संविधान जो है बनकर सामने आता है, जिसमें नेपाल सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में सामने आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसमें एक प्रॉब्लम रह जाती है। इसमें जो एथेनिक जो मधेसी हैं, ठीक है, इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाती है। एक एथेनिक जो ग्रुप था मधेसी के नाम से जाना जाता है इनको, जो मधेसी हैं, ठीक है, ये नेपाल के जो साउथर्न प्लेन वाला जो पार्ट है उस हिस्से में इनकी मेजॉरिटी है। तो इस संविधान को क्योंकि इनकी मांग ये संविधान पूरा नहीं करता, इस वजह से वो इसको संविधान को मना कर देते हैं, इसको वो डिस्क्रिमिनेट बताते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये मधेसी जो हैं इंडियन ओरिजिन इनको माना जाता है। ठीक है, तो और इस संविधान के अनुसार जो नेपाल के जो ओरिजिन हैं उन्हीं को ही हायर पोस्ट पर जा सकते थे वो, इस संविधान के अनुसार जो ये संविधान बनाया गया था। तो इस तरीके से ये इशू जो है इमर्ज होता है। लेकिन 2015-16 में मधेसियों के द्वारा काफ़ी जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग मारे जाते हैं। मधेसी नेपाल के साउथर्न जो साउथ वाला जो प्लेन वाला जो पार्ट है उसमें ये बसे हुए हैं। तो ये जो हिल्स वाला जो एरिया है वहाँ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। इससे हिल्स एरिया के जो नेपाली जो लोग हैं उनको प्लेन वाले पार्ट से होकर ही वो जा सकते हैं कहीं। तो इस तरीके से जो हिल्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। जो प्लेन वाले पार्ट से हिल्स एरिया में, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है तो हिल्स एरिया में अब चीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। 2017 में इलेक्शन हुए, तो शुरुआत में जो है मई सितंबर में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है जो प्रोविंशियल और पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, और इसमें माओइस्ट जो पार्टी थी UML उसकी जीत होती है। देखिए, थोड़ा यहाँ के सिस्टम की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का जो इन्होंने नया संविधान जो बनाया है उसमें किस तरीके का इसमें इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया है। इलेक्शन होते हैं 2017 में नवंबर दिसंबर में, 2 फेजेस में होते हैं। ठीक है, देखिए मिक्स्ड सिस्टम इन्होंने अपनाया है, जिसमें 60% जो सीटें हैं वो FPTP फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, तो वो इसमें जीतता है। जो भारत में जो लागू है, चाहे वो MLA के लिए हो चाहे वो MP के लिए हो, ठीक है, तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये वाला सिस्टम उन्होंने 60% सीटों के लिए अपनाया हुआ है। तो जो वहाँ का जो लोअर हाउस है उसके क्या नाम है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसमें टोटल 275 सीट्स होती हैं, जिसमें से 165 सीट जो है वो 60% FPTP सिस्टम से भरी जाती हैं। 110 सीट्स जो है वो 40% PR सिस्टम से भरी जाती हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो इसके अलावा जो अपर हाउस है, अपर हाउस का क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली, उसमें टोटल कितनी सीटें हैं, 59 सीटें हैं उसमें, और उसमें से 56 सीटें जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज से भरी जाती हैं, और 3 सीटें जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होती हैं। इसके अलावा इन्होंने 1/3 जो सीट्स हैं रिजर्वेशन दिया है वेमेंस को पूरी तरीके से। हम भारत में तो अभी कोशिश ही कर रहे हैं, उन्होंने 1/3 वेमेंस को रिजर्वेशन दिया है सेंट्रल, स्टेट, लोकल, हर तरीके की बॉडीज़ में। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक सेकुलर की भी बात की है, सेकुलर कंट्री माना है नेपाल को। तो किस तरीके का सेकुलर इन्होंने माना है, तो वो इंडिया का सेकुलरिज्म से अलग है बिल्कुल। जो इन्होंने सेकुलरिज्म जो अडॉप्ट किया है वो फ्रेंच वाला जो है, ठीक है, वेस्टर्न अप्रोच वाला जो है वो इन्होंने अडॉप्ट किया है। उसमें स्टेट और रिलीजन्स को बिल्कुल अलग करके देखा जाता है, जबकि इंडिया में जो है स्टेट और रिलीजन को अलग करके नहीं देखा गया है, बल्कि इंटरफेरेंस
एक लिमिट तक जो है रिलीजन के मामले में स्टेट का रहता है। अगर वायलेशन अगर होता है, कोई अगर रिलीजन के नाम पर कोई वायलेशन करता है तो उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। या किसी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेट करता है अगर अगर धर्म के नाम पर, तो उसमें स्टेट जो इंटरफेयर कर सकता है इंडिया में। जैसे कि हम देखते हैं सबरीमाल मंदिर का इश्यू हो, या जो शेड्यूल कास्ट है उनके मंदिर में एंट्री को लेकर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है इंटरफेरेंस स्टेट का रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेकुलरिज्म जो यहाँ पर अपनाया गया है उसमें एक चेंज जो देखने को मिलता है। देखिए, इंडिया और नेपाल एक काफ़ी लंबे टाइम से एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह एक रिश्ते रहे हैं। इनके काफ़ी सहयोगी रहे हैं, दोनों आप में एक दूसरे के बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। दोनों ही देशों में एक दूसरे के जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री ट्रैवल, ठीक है, बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। तो इसके लिए भी ट्रीटी जो है साइन हुई हुई है। इसके अलावा चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर हो, साइंटिफिक कॉपरेशन, ट्रेड, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए जो है इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, हर फील्ड में जो है दोनों ही देश एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे रिलेशन दोनों के साथ दोनों के रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से एक बड़ा चेंजेस जो है वो देखने को आ रहा है। जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, उसका झुकाव जो है चीन की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए बड़ा चिंता का विषय है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, एक तरफ चीन दूसरी तरफ इंडिया, बीच में नेपाल जो है वो सैंडविच की तरह है। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट नेपाल में रहीं वो भारत के प्रति वो न्यूट्रल वो रहीं। इसके अलावा ट्रेडिंग को लेकर भी भारत की स्थिति जो है डोमिनेंट वाली रही है, क्योंकि ये सब जो गवर्नमेंट जो थी पहले वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही थी। ठीक है, तो इस वजह से भारत की जो ट्रेडिंग में जो डोमिनेंट वाली स्थिति वो थी। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो उसका झुकाव जो चीन की तरफ देखा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, चीन जो है वन बेल्ट वन रोड की बात कर रहा है, नेटवर्क जो अपना बना रहा है वो, जिसमें जिसकी जद में पूरा एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक पूरा जो है वो सिल्क रूट या जिसे कहते हैं, या रोड के थ्रू जो है पूरा एक पूरा रोड का जो है जाल बिछा रहा है, जिससे उसका जो प्रोडक्शन है, माल हर देश हर कॉन्टिनेंट तक इजीली पहुंच जाए। तो नेपाल भी जो है उसका हिस्सा है, उस प्रोजेक्ट पर जो है नेपाल ने भी साइन किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेपाल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहा है नेपाल, चीन जो है, जिससे नेपाल के साथ जो है ट्रेड और इन्फ्लुएंस वो जो है बढ़ा सके। इस तरह से देखा जाए तो यह समय नेपाल और भारत के लिए के रिश्तों के लिए जो चिंता का विषय ये है। इसके अलावा देखिए 2015 में जो मदेशियों के द्वारा जो नेपाल में जो ब्लॉक कर दिया गया था, उसके लिए भी नेपाल जो ऑयली हैं वहाँ के, उन्होंने भारत को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद चीन ने जो है के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल चेंग, वो फर्स्ट टाइम जो है नेपाल आए। उसके बाद जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों की देखी गई। हमने नेपाल और चीन के बीच उसके बाद 2 मेजर हाइडल प्रोजेक्ट पर ये साइन करते हैं। ठीक है, एक था वेस्ट सेती और दूसरा था बुद्धि गंडकी, 2 हाइडल प्रोजेक्ट थे ये। इन हाइडल प्रोजेक्ट को एक चाइनीज़ कंपनी को दिया गया है, हालांकि दूसरा वाला जो है किसी कारणवश उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा चाइना जो है नेपाल में, चाइना और नेपाल के लिंक्स
को जो एक्सप्लोर कर रहा है और नया रोड लिंक और उसको खोलने की बात जो है की जा रही है। इसके अलावा हाईवे है जिसका नाम है अरानाकी, उसको भी चाइना नेपाल एक्सपेंड कर रहे हैं। सो अभी तक नेपाल ट्रेड का वे अन्य मामलों में जो है इंडिया पर जो डिपेंड था, पहले ही ट्रेड के मामलों में हर चीज़ पर इंडिया के ऊपर डिपेंड रहता था, अब उसका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ देखा जा रहा है। देखिए इसके अलावा एक अदर जो डिस्प्यूट है जो अभी करंट में ही सामने आया है, काला पानी जो एक जगह है जिस पर तीनों कंट्रीज़ की सीमाएं मिलती हैं, चीन नेपाल भारत का जो है त्रिजंक्शन इसको माना जाता है। 372 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है। इसको भारत जो है, काला पानी है इस जगह का नाम, इसको भारत ने अपने उत्तराखंड में इसको जो भी नया मैप जो जारी किया जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, तो इसमें भारत ने इस काला पानी जो जगह थी इसको उत्तराखंड में दिखा दिया इसको। तो नेपाल ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, नेपाल इसको अपना मानता है। तो इसमें जो है काफ़ी जो है डिस्प्यूशन देखने को मिला। ये वाला ये जो जगह है, ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये इसको जो है काला पानी ये जगह है वो, इसको हम इसमें भी देख सकते हैं। ये जो जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेपाल और इंडिया के जो रिलेशन है काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो चाइना के इंटरफेरेंस की वजह से, चाइना की तरफ झुकाव की वजह से उसमें काफ़ी जो समस्याएं हैं, एक चिंता वाली बात उसमें देखी जा रही है भारत के रिलेशन को लेकर। तो देखिए अब भारत के लिए भी थोड़ा सा चेंज लाना होगा, इसमें ये करना होगा कि जो फर्स्ट डिलीवरी है, हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाना चाहते हैं तो हमको फर्स्टली वहाँ पर जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। हमने हमने चाइना इससे पहले कि उस मौके को ले, हमें पहले वहाँ पर उसको जो प्रपोज करना चाहिए और अपनी चीज़ें वहाँ पर बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा जो गुजराल जो डॉक्ट्राइन थी, ठीक है ना, उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसमें जो छोटे, उसमें कहा गया था कि जो छोटे पड़ोसी जो देश हैं उनकी हमको हेल्प करनी चाहिए, उनको उनसे ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट ना करते हुए उनकी बातें हमको मान लेनी चाहिए और छोटे मोटे गिफ्ट उनको देते रहने चाहिए। इस तरीके से एक सॉफ्ट वेपन है जिसमें जैसे हमारी हिस्ट्री है हमारी भारत की और नेपाल की, है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने रिलेशन है, तो उसमें भी रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, तो उससे भी रिलेशन डेवलप होंगे। इसके अलावा जैसे क्रिकेट है, नेपाल की एक नई क्रिकेट टीम बनकर आ रही है सामने, तो वहाँ भी रिलेशन डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम जो है प्रोवाइड कराकर उसको हम नेपाल का जो विश्वास है उसको जीत सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर से रिलेशन जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है।